चैप्टर्स 2285, 2286, 2287, 2288 चैप्टर स्टार्ट इमॉर्टल किलर मूव, ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट। सब कुछ एकदम चुपके से हुआ। सिर्फ फैंग युआन जानता था कि इस रैंक 9 किलर मूव को एक्टिवेट करने में कितना इमॉर्टल एसेंस खर्च हुआ था। पूरे 307 रैंक 9 इमॉर्टल एसेंस बीड्स। जैसे हाई हेवनली सीक्रेट गू रैंक 9 तक पहुंचा, फैंग युआन ने आखिरकार ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट को भी मॉडिफाई कर लिया और ये एक असली रैंक 9 किलर मूव बन गया। रैंक 8 वाले ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट के मुकाबले रैंक 9 वर्जन में बहुत ज्यादा इमॉर्टल एसेंस लगता था और एक्टिवेशन टाइम भी पहले से 10 गुना से ज्यादा बढ़ गया था। इसके अलावा स्टेप्स भी 6 गुना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे और फैंग युआन को इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा थॉट्स की जरूरत पड़ती थी। इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद रैंक 9 ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो गया था। ये सिर्फ क्वांटिटी में ग्रोथ नहीं था, बल्कि क्वालिटी में एक जबरदस्त बदलाव था। पहले रैंक 8 ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट किलर मूव टेम्पररी हेवन पाथ डाउ मार्क्स बनाता था जो मछली पकड़ने वाले जाल जैसे दिखते थे। वो एक दूसरे पर क्रिस क्रॉस फैशन में आकर फैंग युआन के पूरे शरीर को कवर कर लेते थे। ये बिल्कुल वैसा था जैसे एक कैटरपिलर अपने धागों से अपने चारों तरफ एक मोटा और सख्त कोकून बना लेता है। अभी भले हाई हेवन पाथ डाउ मार्क्स अभी बीएचआई फिशिंग नेट के फॉर्म में थे, पर वो पहले से कहीं ज्यादा टाइटली जुड़ गए थे और एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं हो रहे थे। उसके चारों तरफ बस एक सिंपल लेयर थी। हेवन पाथ डाउ मार्क्स की ये लेयर टेम्पररी डाउ मार्क्स नहीं थी, वो एक कांस्टेंट स्टेट में स्टेबलाइज हो गई थी। फैंग युआन इसके पीछे का कारण समझ गया। ध्यान से ऑब्जर्व करने और इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव्स का इस्तेमाल करने के बाद वो बड़ी मुश्किल से इस हेवनली सीक्रेट फिशिंग नेट की लेयर का पता लगा पाया। यह होन और ना होने की स्टेट में था। इस हेवनली सीक्रेट फिशिंग नेट ने फैंग युआन को तुरंत थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल के छोड़े हुए किलर मूव गोस्टली कंसीलमेंट की याद दिला दी। सच कहूं तो हेवनली सीक्रेट फिशिंग नेट अभी भी गोस्टली कंसीलमेंट से कमजोर था, लेकिन फैंग युआन महसूस कर सकता था कि दोनों अब काफी सिमिलर हो गए थे। उनमें एक खास तरह की क्वालिटी आ गई थी। गोस्टली कंसीलमेंट बिना इमॉर्टल एसेंस खर्च किए लंबे समय तक टिक सकता था। हेवनली सीक्रेट फिशिंग नेट भी बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन हेवनली सीक्रेट फिशिंग नेट गोस्टली कंसीलमेंट का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसका कारण यह था कि भले हाई वो स्टेबलाइज हो सकता था, लेकिन उस खर्च किया जा सकता था। जब तक यूएस पर इस्तेमाल किया गया इन्वेस्टिगेटिव मेथड काफी स्ट्रांग होता, हेवनली सीक्रेट फिशिंग नेट उससे रेजिस्ट करते हुए खर्च होता जाएगा, और जैसे ही खर्च होने की स्पीड उसकी नेचुरल रिकवरी स्पीड से ज्यादा हो जाएगी, तो हेवनली सीक्रेट फिशिंग नेट में कमी आने लगेगी। ये एक डूबते हुए जहाज की तरह होगा जो धीरे धीरे पानी में समा जाता है। ऑफ कोर्स गोस्टली कंसीलमेंट में भी ऐसी कमी थी, लेकिन उसकी रिकवरी स्पीड और ड्यूरेबिलिटी हेवनली सीक्रेट फिशिंग नेट से कहीं ज्यादा थी। नेचुरली फैंग युआन के गोस्टली कंसीलमेंट की इंफॉर्मेशन उसके दुश्मनों को पहले से ही पता थी। उन्होंने इसके खिलाफ काउंटरमेजर्स बना लिए थे। इसलिए गोस्टली कंसीलमेंट की असली वैल्यू ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट से काफी कम थी। भले हाई वो ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट से ज्यादा रिफाइंड था, लेकिन वो आउटडेटेड हो चुका था। इस क्वालिटेटिव चेंज के कारण ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट की पावर में जबरदस्त बूस्ट के अलावा एक और फायदा था। यूज एक्टिवेट करने के लिए जरूरी हेवन पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स की मात्रा बहुत गिर गई थी, कुल 80% तक। हेवन पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स के कंजम्पशन में ये कमी फैंग युआन के लिए उन्हें जमा करने की कोशिश में बहुत फायदेमंद थी। हेवन पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स हासिल करना आसान नहीं था। फैंग युआन को हाल ही में एक अच्छा मौका मिला था जब दोनों हेवन्स फ्यूज हो रहे थे। असल में इतने सारे हेवन पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स का सामने आना भी यूएस बेहोश स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल की वजह से हुआ था। ये सच में एक बेहद रेयर मौका था। रैंक 9 हेवनली सीक्रेट गू और रैंक 9 ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट के फैंग युआन के लिए बहुत से टैक्टिकल इंप्लीकेशंस थे। ये एक एडवांसमेंट था। अगर ये एडवांसमेंट फेल हो जाता और फैंग युआन एक्सपोज हो जाता, तो दोनों वेनरेबल्स यूएसपीई अटैक कर देते। यह इस बात से साफ था कि कैसे जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल रैंक 9 लाइट गू लेने के बाद स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के निशाने पर आ गया था। वो बहुत हाई ओवरबेरिंग थी और उसने एक सख्त रुख दिखाया था। आखिर में उसने तब हार मानी जब जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने लाइट एम्परर को लॉन्जेविटी हेवन में लाया। अगर फैंग युआन एक्सपोज हो जाता, तो सब देख लेते कि उसके पास डू रैंक 9 इमॉर्टल गू थे। उसके पास लॉन्जेविटी हेवन या हेवनली कोड जैसा कोई अभेद्य बेस नहीं था। एक बार स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल और जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने मिलकर काम किया, तो वो बहुत ही भयानक हो जाते।
स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल का विजडम पाथ सर्टेनिटी यानी निश्चितता को कंट्रोल करता था। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का लक पाथ अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता को एक्सप्लोर करता था। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट थे, लेकिन अगर वो साथ काम करते तो एक दूसरे को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते। ऐसे कोऑर्डिनेशन के पोटेंशियल के साथ फैंग युआन भी उन्हें रोक नहीं सकता था। आखिरकार फैंग युआन ने अपना खुद का रैंक 9 ऑफेंसिव मेथड नहीं बनाया था। भले हाई फैंग युआन उन्हें रोक सकता, तीन वेनरेबल्स के बीच कॉन्टेस्ट का एक्सटर्नल सिचुएशन यूएसपीई प्रेशर डालने लगता। उसके पास लॉन्जेविटी हेवन और हेवनली कोड को मिटाने के लिए काफी ताकत नहीं थी। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को हराया नहीं जा सकता था। अगर उन्होंने अपने कोऑपरेशन को और गहरा किया तो इस बात की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी थी कि वो उसके लिए एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाते। ये कह सकते हैं, अगर फैंग युआन एक्सपोज हो जाता तो वो एक बेहद पैसिव स्टेट में फंस जाता। लेकिन अब सिचुएशन ठीक थी। रैंक 9 ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट के साथ वो उस क्रिटिकल मोमेंट पर सिचुएशन को स्टेबलाइज कर सकता था। रैंक 9 हेवनली सीक्रेट इमॉर्टल गू की रिफाइनमेंट मुश्किल नहीं थी, लेकिन फैंग युआन को कामयाब होने के लिए फिर भी एक जानलेवा रिस्क लेना पड़ा। वो अपनी पहली ही कोशिश में यूज रिफाइन करने में कामयाब रहा। वो काफी किस्मत वाला था। यह तीन वेनरेबल्स के कंटेस्ट का टर्निंग पॉइंट था। अभी फैंग युआन का हेवन पाथ में फाउंडेशन ऐसा था। उसके पास हेवन पाथ ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट लेवल, हेवन एनवीज हेरोइक जीनियसेस, हेवनली वेब प्रोटेक्शन वेल, इमोशनलेस हेवन एंड अर्थ, हेवनली समरी अर्थली नॉर्म, ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट जैसे कई किलर मूव्स दी, और हेवनली वेब, हेवनली सीक्रेट, हेवंस एनवी और हेवनली बर्थ जैसे इमोर्टल गू भी थे। उसके पास ट्रूथफुल फ्लोटिंग आइस भी था। इस पॉइंट तक उसने आधे से ज्यादा ट्रूथफुल फ्लोटिंग आइस को अनसील कर लिया था। गौरतलब बात यह थी कि हेवन पाथ ग्रैंड मास्टर बनने के बाद ट्रूथफुल फ्लोटिंग आइस को अनसील करने की उसकी स्पीड भी तेज हो गई थी। यह समझना आसान था। फैंग युआन का हेवन पाथ अटेनमेंट लेवल एक फाउंडेशन की तरह था। एक बार यह बढ़ गया तो वो ट्रूथफुल फ्लोटिंग आइस के अंदर छुपे हेवन पाथ के राज को तेज रेट से समझ और कॉम्प्रहेंड कर पाएगा। उस वक्त क्रेज डेमन केव की लड़ाई के दौरान पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल ने ट्रूथफुल फ्लोटिंग आइस हासिल किया था और उस तेजी से अनसील किया था। वो लगभग एक हेवन पाथ वेनरेबल बैन हाई गया था। लेकिन मेरा हेवन पाथ अटेनमेंट लेवल आधे से ज्यादा ट्रूथफुल फ्लोटिंग आइस का इस्तेमाल करने के बाद हाई ग्रैंड मास्टर तक पहुंचा है। बाकी बचे हुए हिस्से का इस्तेमाल करके ग्रेट ग्रैंड मास्टर तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। कल्टिवेशन लेवल जितना ऊंचा होता है, रैंक्स के बीच का फर्क उतना ही बड़ा होता है। यह अटेनमेंट लेवल के लिए भी सेम था। अगर आधा ट्रूथफुल फ्लोटिंग आइस फैंग युआन को ऑर्डिनरी से ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट लेवल तक ले जा सकता था, तो बाकी बचे हुए आधे के लिए फैंग युआन को ग्रेट ग्रैंड मास्टर तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। खैर, फैंग युआन संतुष्ट था। क्रेज डेमन केव से मिला ट्रूथफुल फ्लोटिंग आइस फैंग युआन के लिए बेहद उपयोगी साबित हुआ था। बाकी सब छोड़ भी दें तो सिर्फ रैंक 9 हेवनली सीक्रेट इमॉर्टल गू की रेसिपी हाई ऐसी चीज थी जो दुनिया में पहले एग्जिस्ट हाई नहीं करती थी। फैंग युआन साफ साफ जानता था यह इमॉर्टल गू रेसिपी लिमिटलेस डेमन वेनरेबल द्वारा बनाए गए क्रेज डेमन फॉर्मेशन के जरिए दुनिया के बाहर के केओस और रैंक 9 डेरिवेशन गू को कोर के रूप में इस्तेमाल करके 1 मिलियन से ज्यादा सालों के रिसर्च का नतीजा था। यह कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया से आगे था। अकेले ये करना बहुत ही मुश्किल था। फैंग युआन का ह्यूमन पाथ अटेनमेंट लेवल कम नहीं था, वो एक ग्रैंड मास्टर था। लेकिन उसने रैंक 6 ह्यूमन पाथ इमॉर्टल गू रेसिपीज बनाने की कोशिश क्यों नहीं की? वो बहुत मुश्किल था। ऐसी कोशिश उसका बहुत ज्यादा समय, एनर्जी, रिसोर्सेस और मैनपावर खर्च कर देती। असल में सफलता की कोई गारंटी नहीं थी। आज की दुनिया में वाइल्ड ह्यूमन पाथ इमॉर्टल गू बहुत हाई रहे थे। एक रैंक 6 ह्यूमन पाथ इमॉर्टल गू रेसिपी बनाना ऐसी चीज बनाना था जो दुनिया में एग्जिस्ट हाई नहीं करती थी। यह ह्यूमन पाथ का उसकी करंट लिमिट से आगे डेवलपमेंट था। यह करंट दुनिया को उसकी करंट सीमा और हद से आगे धकेलना भी था। 0 से 1 तक जाना, कुछ नहीं से कुछ होने जैसा था। यह प्रोसेस बहुत मुश्किल था। लेकिन 1 से 2 तक प्रोसेस सिर्फ क्वांटिटी में ग्रोथ था। धीरे धीरे डेवलपमेंट बहुत कम मुश्किल के साथ पॉसिबल था। रैंक 6 ह्यूमन पाथ इमॉर्टल गू रेसिपीज बनाना बहुत मुश्किल था, और रैंक 9 हेवनली सीक्रेट इमॉर्टल गू की रेसिपी की बात करें तो डिफिकल्टी कई गुना ज्यादा थी। फैंग युआन को लगभग यकीन था यह रैंक 9 इमॉर्टल गू रेसिपी इस ट्रूथफुल फ्लोटिंग आइस के सबसे बड़े टुकड़े का सबसे कीमती हिस्सा था। आने वाले समय में मुझे ली सियोबाई से मिलने का एक मौका ढूंढना होगा और चुपके से यूएस पर ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट का इस्तेमाल करना होगा।
रैंक 8 ऑब्स्क्योर्ड हेवनली सीक्रेट जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को धोखा दे सकता था। रैंक 9 वर्जन तो और भी बेहतर था। ऑफ कोर्स यह सिचुएशन में था जब जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के पास उनके अपने पाथ के रैंक 9 इमॉर्टल गू नहीं थे। अगर कोई मौका नहीं मिला तो वो एक मौका बनाएगा, लेकिन दोनों वेनरेबल्स के लिए शक ना करना मुश्किल होगा। फैंग युआन ने दूर देखा और अपनी नज़र स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल पर डाली। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के मारने के इरादे से अलग, फैंग युआन स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल को अपनी ढाल के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था ताकि वो अपने असली कामों को छिपा सके। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल इस वक्त आग में नहा रहा था। जीने के खतरे के नीचे रैंक 9 फायर गू ने अपने सबसे स्ट्रांग अटैक से हमला कर दिया था। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल को दासियों दिनों से टॉर्चर किया जा रहा था। वो एक परेशानी की हालत में था। उसका पहले से विशाल शरीर अब 30% तक छोटा हो गया था। भले ही उसका रैंक 9 ऑरा अभी भी दबंग था, लेकिन उसमें थकान की झलक साफ दिख रही थी। उसके अनागिनत मोटे काले हाथों में से सिर्फ कुछ सौ ही बचे थे, जबकि उसके 3 सिरों में से एक जलकर राख हो गया था। लेकिन फायर गू अब पहले जैसा पावरफुल नहीं था। उसकी फायर पावर साफ तौर पर कम हो गई थी। एक रैंक 8 गू इमॉर्टल धीरे धीरे स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल के पास पहुंचा। अगर स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल के होश ठिकाने होते तो वो यकीनन फायर गू को पकड़ लेता। अफसोस की बात है कि उसके पास अब कोई होश नहीं है। वो दुनिया के नेचुरल एसेंस को भी आइसोलेट नहीं कर सकता, वरना फायर गू के पास इतनी भयानक ताकत नहीं होती। इस गू इमॉर्टल की निगाहें बेहद गहरी थीं। वो स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल के शरीर से एक गहरा कॉन्सेप्ट समझ सकता था। ये फंग जियो गे था। इसी वक्त सोली दूर एक सोल बीस्ट आर्मी मूव कर रही थी। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल ने जैसे सोल बीस्ट आर्मी को महसूस कर लिया, उसका एक्सप्रेशन बेरहम हो गया और वो गुर्राते हुए उनकी तरफ उठ गया। सोल बीस्ट आर्मी स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल से आसानी से भटक गई। उसने अपने मुंह खोले और उन्हें निगल गया। कुछ ही सांसों में उसने 10,000 से ज्यादा सोल बीस्ट्स को खा लिया था। यह सोल बीस्ट्स तुरंत सोल पाथ डाव मार्क्स में पिघल गए जो स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल के शरीर में ट्रांसफर हो गए। उसके जख्म तेजी से भरने लगे, लेकिन जल्द ही आग जली और नए जख्म बन गए। भले हाई स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल के पास कंज्यूम करने की इंस्टिंक्ट है, लेकिन ये उसकी किस्मत ही थी कि यूज एक सोल बीस्ट आर्मी मिल गई जिसने उसके स्ट्रगल को लंबा कर दिया। तो फिर मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर देता हूं। फंग जियोगे ने धीरे धीरे अपना इमॉर्टल किलर मूव एक्टिवेट किया, डेस्टिनी सॉन्ग। उसकी आवाज काल्पनिक और गहरी थी। ये एक अजीब विरोधाभास से भरी हुई थी। शुरू में ये गाना पहाड़ों में बहती एक छोटी सी नदिया जैसा था, धीरे धीरे बीता हुआ। धीरे धीरे वो नदियां बहते हुए लावा में बदल गई जिसने नदी की चौड़ाई बढ़ा दी। पहाड़ों की रंगे में ये एक ड्रैगन के दहाड़ने की गूंज जैसी लग रही थी। उसी समय पहाड़ पर लावा की नदी एक उफान मारती लहर में बदल गई। स्विश स्विश स्विश, उतार चढ़ाव, ये बिना रुके चलता रहा। लावा और लहरें टकराई, रिएक्ट किया और भाप बनाई जिसने पूरे आसमान को ढक लिया। भाप घनी होकर बादलों में बदल गई जो ऊंचे आसमान की तरफ उड़ना चाहते थे। अचानक बिजली कड़की और बादल गरजे, बिजलियां बादलों पर गिरी। इमॉर्टल्स को लगा जैसे वो आसमान से गिर गए हों। उन्हें अपने दिलों में एक खोखलापन महसूस हुआ। भरम या सच, ऊंचा या नीचा, कभी गर्व और कॉन्फिडेंस में होना, कभी आपदाओं में खोया हुआ और निराश महसूस करना, कभी कमर झुकाना, कभी अपने शब्दों को फैलाना। फंग जियोगे का चेहरा जल्द ही पीला पड़ गया। उसका ऐप का डेस्टिनी सॉन्ग पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग था। असल में उसकी आवाज अद्भुत रूप से खूबसूरत थी और उसमें स्वर्ग और पृथ्वी का सार था। साफ था कि हेवनली मेलोडी को वापस पाने के बाद फंग जियोगे ने बहुत कुछ सीखा था। डेस्टिनी सॉन्ग बस 10 से ज्यादा सांस के समय तक ही चला। उसके बाद फंग जियोगे ने यूज इस्तेमाल करना बैंड कर दिया और पीछे हट गया। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल अभी भी भयानक लपटों में घिरा दर्द से गुर्रा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे फंग जियोगे के डेस्टिनी सॉन्ग का कोई असर ही नहीं हुआ। लेकिन 3 दिन बाद स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल के शरीर पर लाल लपटें जलने वाली गर्मी से स्लेटी नीली ठंडी आग में बदल गईं। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल एक जख्मी जानवर की तरह शांत हो गया। उस आखिरकार आराम करने का समय मिल गया। उसने वाइल्ड फायरगू को रिफाइन नहीं किया, जबकि फायरगू ने भी यूएस पर हमला करना और विरोध करना बैंड कर दिया। उसके शरीर के अंदर एक अजीब सा गहरा रिश्ता बन गया था जब उन्होंने एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया। फफ हफ फफ। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल की सांसें धीमी हो गईं जब उसके चारों तरफ की विशाल स्लेटी नीली आग धुंधली हो गई, जब तक कि वो पूरी तरह से बुझ नहीं गई।
उसका पूरा शरीर एक कब्र के पत्थर जैसा था। उससे एक ठंडी सी सेहरान के साथ मौत का अनंत औरा निकल रहा था। फिर अगले हाइपैल रंबो आग की लपटें हो पड़ी और कई हजार ली तक फैल गईं, तेजी से चारों दिशाओं में पूरे एरिया में फैल गईं। जहां भी ये गई, जीवित प्राणी टूटकर बिखर गए, वो टूटकर जलकर राख हो गए और उनका सोल एसेंस तेजी से स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल द्वारा अब्सॉर्ब कर लिया गया, जैसे कि वो अपने सोर्स पर वापस जा रहे हैं। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल के जख्म तेजी से भर गए, उसका शरीर भी एक देखने लायक रेट से बढ़ने लगा। टू हेवंस के अंदर मौजूद स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल में आया शॉकिंग बदलाव ने वेनरेबल्स के प्लान्स पर एक बार फिर पानी फेर दिया। ईस्टर्न सी फैंग युआन ने अपना सिर उठाया और अपना इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव इस्तेमाल किया। उसने देखा कि इस बर्फीली आग ने इमेमोरियल टू हेवंस के आधे हिस्से को कवर कर लिया था। जहां भी वो गई, सभी जीवन बुझ गया। यहां तक कि इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट्स भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। ये तो पक्का एक कत्ल ए आम था। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल को इससे बहुत फायदा हुआ। उसका पूरा शरीर यूएस वक्त से 100 गुना बड़ा हो गया था जब वो क्रेज डेमन केव में था। उसके पास अब 10,000 से ज्यादा काले स्तंभ जैसे हाथ थे। उसका भयानक ऑरा और मारने का इरादा पूरे आसमान में फैल गया। भले हाई वो टू हेवंस में स्थिर था, उसने व्हाइट हेवन के पुराने सूरज की जगह ले ली थी। अब वो काले आसमान का एब्सोल्यूट बादशाह था। फंग ज्यूगे फैंग युआन की निगाहें गहरी हो गईं। यूज पहले ही पता चल चुका था कि स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल के इस बड़े बदलाव का कारण फंग ज्यूगे था। फेट वॉर के बाद से फंग ज्यूगे ने हेवनली कोर्ट को धोखा दिया था और गायब हो गया था। सोचा ना था कि जब वो अगली बार सामने आएगा तो इतनी शॉकिंग हरकत करेगा। लेकिन फैंग युआन के लिए सबसे शक वाली बात यह थी कि फंग ज्यूगे के पास अभी भी सूडो वेनरेबल बैटल स्ट्रेंथ लग रही थी। सिर्फ यही एक एक्सप्लेनेशन था कि कैसे वो इतनी जल्दी स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल को प्रभावित कर सका और सफलतापूर्वक भाग गया। चाहे फैंग युआन हो, जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल या स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल, वो हमेशा स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल पर अपने इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इसके लिए थॉट्स और इमॉर्टल एसेंस की जरूरत थी। यही वजह थी कि स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने स्टार अरे कैलकुलेशन फॉर्मेशन बनाया था। ये यूज पूरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट पर नजर रखने में मदद करता था। डेस्टिनी सॉन्ग यह स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल और वाइल्ड फायर गू को एक साथ रहने दे सकता है, हार्मनी हासिल कर रहा है। फंग ज्यूगे का किलर मूव और भी स्ट्रांग हो गया है। फैंग युआन अब एक रिफाइनमेंट पाथ वेनरेबल था। पूरी दुनिया में वेनरेबल्स को छोड़कर फंग ज्यूगे नंबर 1 व्यक्ति था जो फैंग युआन का सबसे ज्यादा ध्यान डिजर्व करता था। इस व्यक्ति का टैलेंट दुनिया को हैरान कर देने वाला था। वो फंग जिन हुआंग का बाप भी था। फैंग युआन के पिछले जीवन के 500 सालों में फंग ज्यूगे स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल द्वारा साजिश का शिकार हुआ था और लन या ब्लेस्ड लैंड पर हमला करते वक्त मारा गया था। फ्लैट जब फैंग युआन ने इसके बारे में सोचा तो वो देख सकता था कि स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल ने भी फंग ज्यूगे पर बहुत ध्यान दिया था। ठीक इसी वजह से स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल ने साजिश रच कर फंग ज्यूगे को मार दिया। वरना अन 500 सालों के दौरान उसने अपनी खुद की लेजेंड बनाई होती और सितारों की तरह चमका होता। अजीब बात यह थी कि भले हाई स्पेक्ट्रल सोल ने यूएस जीवन में फंग ज्यूगे को मारने की साजिश रची थी, लेकिन अभी फंग ज्यूगे उसकी मदद करता हुआ लग रहा था। तो क्या फंग ज्यूगे के पास जो सूडो वेनरेबल बैटल स्ट्रेंथ है वो फ्यूचर सेल्फ का नतीजा है, या ये इस दौरान उसके अपने कल्टीवेशन से आई है? फैंग युआन गहरी सोच में डूब गया। ये एक बहुत जरूरी सवाल था। अगर फंग ज्यूगे के पास अभी भी फ्यूचर सेल्फ था, तो इसका मतलब था कि उसका रेड लोटस डेमन वेनरेबल के साथ अभी भी गहरा कनेक्शन था। इस केस में फंग ज्यूगे के पीछे का इंसान रेड लोटस डेमन वेनरेबल होगा, जिसका मतलब था कि वो पर्दे के पीछे से साजिश रच रहा था। फैंग युआन इन दोनों के बीच के रिश्ते के बारे में जानता था। इस वक्त जब वो फैल हो गया था और पुनर्जन्म हुआ था, फेट गू को नाश्त करने के लिए उसने फंग ज्यूगे को जरूरी इंफॉर्मेशन दी थी और उस अपनी खुद की रेड लोटस ट्रू इनहेरिटेंस हासिल करने दी थी। फंग ज्यूगे स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल की मदद क्यों कर रहा था? साथ ही हेवनली कोर्ट का उसके प्रति रवैया भी था जिसे फैंग युआन को ऐप कंसिडर करना था। अभी फैंग युआन जानता था कि स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने हेवनली कोर्ट गू इमॉर्टल्स को फेरी जी वे जैसे शेडो सेक्ट के बच गए लोगों का शिकार करने के लिए भेजा था। तो फिर स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल फंग ज्यूगे के पीछे क्यों नहीं जा रही थी? उन्होंने फंग जिन हुआंग को अकेला क्यों छोड़ दिया, जैसे कि वो उसके बारे में भूल ही गए हों?
आखिर स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के दिमाग में चल क्या रहा था? स्प्रिंग ऑटम सकाडा अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, जबकि फैंग युआन को अब बोहट से राज और छिपी हुई जानकारी नहीं पता थी। और क्योंकि उसके पास वेनरेबल्स पर इस्तेमाल किए जा सकने वाले इफेक्टिव इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स की कमी थी, उस कमजोर होने का नाटक करना पड़ रहा था और वो सिर्फ अंधेरे में तीर चला सकता था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ठीक हो चुकी थी। हेवनली कोर्ट छोड़ने के बाद वो पिछले कुछ दिनों से सेंट्रल कॉन्टिनेंट के विजडम पाथ डाउ मार्क्स को रिफाइन कर रही थी। उसी समय वो डिडक्शंस कर रही थी। फंग ज्यूगे डेस्टिनी सॉन्ग मेन विजडम पाथ कल्टिवेट करती हूं, जो सर्टेनिटी को कंट्रोल करता है। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल लक पाथ कल्टिवेट करता है, जो अनसर्टेनिटी को एक्सप्लोर करता है। इस डेस्टिनी सॉन्ग में एक्चुअली सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी दोनों हैं। इसमें हेवन पथ और ह्यूमन पथ शामिल हैं। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने अपने अनुभवों को याद किया, इंसानियत के इतिहास में या यहां तक कि वेरिएंट ह्यूमंस के इतिहास में। अगर सिर्फ टैलेंट की बात करें तो फंग ज्यूगे यकीनन टॉप 10 में था। फंग ज्यूगे फेरी जी वेई और दूसरों से मिला था, हो सकता है उसने उनकी मदद की हो। अभी उसने स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल की मदद की। ये कार्यवाही उसके डेस्टिनी सॉन्ग किलर मूव को बहुत फायदा पहुंचाएगी। हेवनली कोर्ट के पीछा करने वाले फेल हो गए। वो फेरी जी वेई और बाकी लोगों को वापस नहीं ला पाए, लेकिन पीछे छूटे निशानों से स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने सच की बहुत सी डिटेल्स डिड्यूस कर ली थी। इसी पाल हेवनली कोर्ट के अंदर डेरिवेशन फॉर्मेशन इस वक्त चल रहा था। छेवेई और कुछ दूसरे गु इमॉर्टल्स फॉर्मेशन के सामने खड़े इंतजार कर रहे थे। ह्यूमन पाथ के दास बच्चे हेवनली कोर्ट छोड़ चुके थे, इसके बारे में उनकी यादें डिलीट कर दी गई थीं। ये काम स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने खुद किया था। उसने उनकी यादों को लापरवाही से नहीं हटाया था, उसने उन्हें बड़ी सावधानी से बदल दिया था। आने वाले समय में ह्यूमन पाथ के इन दास बच्चों को इंस्पिरेशन के झटके लगेंगे, जो उन्हें उनके रिस्पेक्टिव गु रेसिपीज क्रिएट करने देंगे। फैंग युआन एक सतर्क व्यक्ति था, लेकिन स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल इस मामले में शायद उससे भी ज्यादा सतर्क थी। उसने हर यूएस व्यक्ति के साथ ऐसा ही किया जो डेरिवेशन फॉर्मेशन के कांटेक्ट में आया था। इस केस में जब तक किसी के पास उससे ज्यादा विजडम पाथ अटेनमेंट ना हो, वो ह्यूमन पाथ के दास बच्चों से डेरिवेशन फॉर्मेशन के बारे में जानकारी हासिल नहीं कर पाएंगे। यह डेरिवेशन फॉर्मेशन हेवनली कोर्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को इस राज को अपनी पूरी कोशिश से बचाने के तरीके सोचने हाय थे। रुअन डान डेरिवेशन फॉर्मेशन से बाहर उठ कर आया। छेवेई और बाकी लोग तेजी से आगे बढ़े और रिजल्ट्स के बारे में पूछा। रुअन दान का एक्सप्रेशन जल्द ही नॉर्मल हो गया। वो बेहद एक्साइटेड था। गजब, यह डेरिवेशन फॉर्मेशन तो बहुत ही गजब है। मुझे 1000 से ज्यादा पिल पाथ गु रेसिपीज माइल हैं, जिनमें से 100 इमॉर्टल गु रेसिपीज हैं। मैं इतने लंबे समय से पिल पाथ किलर मूव्स बनाने की कोशिश कर रहा था बिना ज्यादा प्रोग्रेस के, लेकिन अब मुझे 200 से ज्यादा किलर मूव्स माइल, जिनमें से 50 से ज्यादा इमॉर्टल किलर मूव्स हैं। छेवेई और बाकी लोग हिल गए। रुअन डान फॉर्मेशन में एंटर करने वाला पहला था, सोचा ना था कि फायदा इतना बड़ा होगा। ह्यूमन पाथ के दास बच्चों से अलग, रुअन दान एक लेजेंडरी इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट था। उसकी उम्र लंबी थी और अनागिनत अनुभव उसका फाउंडेशन बहुत गहरा था। रुअन दान, भले ही तुमने पिल पथ बनाया है, लेकिन तुम दूसरे पाथ्स के बारे में ज्यादा नहीं जानते। इस डेरिवेशन फॉर्मेशन के साथ तुम पिल पथ को कोर के रूप में इस्तेमाल करके दूसरे पाथ्स के रिसर्च रिजल्ट्स के कांटेक्ट में आ सकते हो। एक रेजोनेंस बनाने के बाद अनागिनत नए रिजल्ट्स डिराइव होंगे, इसलिए तुम्हारे गेन्स इतने बड़े थे। फंग दा ची ने एनालाइज किया। वो हेवनली लोटस सेक्ट की एक गु इमॉर्टल थी। इस बार स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने यूज डेरिवेशन फॉर्मेशन में एंटर करने वाले लोगों में से एक चुना था। रुअन दान ने सहमति में सिर हिलाया। फेरी फंग सही कह रही हैं। पिल पाथ जैसे एक बिल्कुल नए पथ के लिए डेवलपमेंट का पहला स्टेप यूज पॉपुलराइज करना है। जब कई पीढ़ियों के गु कल्टिवेटर्स इसके कांटेक्ट में आएंगे और इसे कल्टिवेट करेंगे, अपने अलग अलग जीवन अनुभवों और नजरियों से, वो धीरे धीरे अपने यूनिक आइडियाज से पिल पाथ को बिल्ड करेंगे। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा कल्टिवेटर्स सामने आएंगे, जिनमें से जीनियसेस नए एडवांसमेंट्स क्रिएट करेंगे और ब्रेक थ्रू करेंगे, बड़े रिसर्च रिजल्ट्स हासिल करेंगे। लेकिन अब डेरिवेशन फॉर्मेशन ने इन सभी स्टेप्स की जगह ले ली है। हर तरह के एक्सेप्शनल गु इमॉर्टल इनहेरिटेंसेस का इस्तेमाल करके हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स इस डेवलपमेंट में हमारी मदद कर रहे हैं। बस थोड़े ही समय में हम पिल पाथ का एक विशाल फाउंडेशन जमा कर सकते हैं। एनालिसिस सुनने के बाद छेवेई और बाकी लोगों की ईर्ष्या और भी गर्म हो गई। अगला ले जाऊंगा।
चेवे फॉर्मेशन में एंटर करने वाला दूसरा व्यक्ति था। कई दिनों बाद वो बाहर आया। उसके गेंस भी रुअनदान जितने ही बड़े थे। इमॉर्टल्स ने अपना एनालिसिस जारी रखा। रुअनदान ने कहा, चेवे, भले ही तुमने वेपन पाथ को बस थोड़े ही समय पहले बनाया है, मेरी तरह नहीं, तुम एक इंसान हो, तुम्हारे पास इंस्पिरेशन की सबसे स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी है, इसलिए तुम्हारे गेंस मेरे बराबर हैं। अगर तुमने इस पथ को लंबे समय तक बनाया होता तो तुम्हारे गेंस मुझसे भी ज्यादा होते। चेवे ने जवाब में अपना सिर हिलाया, मैं इस अनुमान से सहमत नहीं हूं। कोई भी पाथ जो ग्रैंडमास्टर अटेनमेंट तक पहुंच जाता है, उस किसी भी दूसरे पथ के बारे में सीखने के लिए एक फाउंडेशन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने पथ के जरिए गू कल्टिवेटर्स दूसरे पाथ्स की महारत की नकल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, कोई वाटर पाथ एबिलिटीज वाला मूव बनाने के लिए फायर पाथ गू वॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकता है। डेरिवेशन फॉर्मेशन शायद एक जबरदस्ती वाली मिमिक्री है। इमॉर्टल फॉर्मेशन में स्टोक किए गए विशाल संख्या में ट्रू इनहेरिटेंसेस को रुअनदान के पिलपथ और मेरे वेपन पथ के जरिए डिस्क्राइब किया गया था। मिसाल के तौर पर, जो आयरन रॉड गू रेसिपी मुझे मिली, वो मेटल पाथ को वेपन पाथ में कन्वर्ट करने का नतीजा है। लेदर विप गू भी है जो ट्रांसफॉर्मेशन पाथ और वेपन पथ को कंबाइन करके निकला डेरिवेशन है। चेवेई के शब्दों ने इमॉर्टल्स की डेरिवेशन फॉर्मेशन के बारे में समझ को फिर से गहरा कर दिया। ए फ्लैट फंगडाकी की बारी थी। उसके पास सिर्फ रैंक 7 कल्टिवेशन लेवल था, लेकिन वो जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल की ब्लड लाइन डिसेंडेंट थी। फॉर्मेशन में एंटर करने के बाद उसने सिर्फ एक दिन और रात बिताए और बाहर आ गई। वापस आने के बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। मुझे पेंटिंग पाथ रिसर्च रिजल्ट्स मिल गए हैं, अब मेन पेंटिंग पाथ इमॉर्टल गू रिफाइन करूंगी और अपने विटल गू को पेंटिंग पाथ में बदल दूंगी। इमॉर्टल्स ने यूज बधाई दी। डेरिवेशन फॉर्मेशन का इस्तेमाल सिर्फ ह्यूमन पाथ, पिल पाथ और वेपन पथ को डेवलप करने में मदद करना ही नहीं था, ये एक मौजूदा पथ की नई ब्रांचेस बनाने के लिए विभिन्न पाथ्स के स्पेसिफिक एसेंस को भी निकाल सकता था। जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल ने अपने वंशजों के लिए कोई पेंटिंग पाथ इनहेरिटेंस नहीं छोड़ा था, लेकिन डेरिवेशन फॉर्मेशन के जरिए हेवनली कोर्ट सीधे अपने खुद के पेंटिंग पाथ गू इमॉर्टल्स को पाल पोस सकता था। गू स्वर्ग और पृथ्वी का सार हैं, और इंसान सभी जीवित प्राणियों की आत्मा है। सबसे ताकतवर गू वर्म पर बहस करने का कोई मतलब नहीं था, सिर्फ सबसे ताकतवर गू इमॉर्टल हाई मायने रखता था। गू का तरीका नर्चरिंग, उस और रिफाइनमेंट शामिल करता था, ये सब जरूरी थे। लिमिटलेस डेमन वेनरेबल ने रैंक 9 डेरिवेशन इमॉर्टल गू और दूसरे कोरस का इस्तेमाल करके अपना क्रेज डेमन फॉर्मेशन बनाया था। उसने ट्रूथफुल फ्लोटिंग आइस बनाया और अपने एटर्नल लाइफ रिसर्च रिजल्ट्स का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में फेल हो गया। आधे से ज्यादा ट्रूथफुल फ्लोटिंग आइस खो गया। बचा हुआ हिस्सा फैंग युआन और 2 वेनरेबल्स द्वारा 3 हिस्सों में बांट लिया गया। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने डेरिवेशन इमॉर्टल गू का इस्तेमाल करके डेरिवेशन फॉर्मेशन बनाया, जिसने विभिन्न पाथ्स को तेजी से डेवलप करने दिया। बड़ी मात्रा में रिसर्च रिजल्ट्स उत्पन्न हुए, जिससे बहुत समय बचा और इन रिजल्ट्स को बाहर की दुनिया में लीक होने से भी रोका, जो डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। अगर जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के पास ऐसा मेथड होता, तो यूज दुनिया भर में ब्लड पाथ इनहेरिटेंसेस बांटने के लिए अपना ब्लड सी क्लोन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तीनों वेनरेबल्स में से स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल में आया ये शॉकिंग बदलाव सिर्फ जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के लिए ही फायदेमंद था। लॉन्जेविटी हेवन। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने हवा का एक झोंका छोड़ा, जबकि वो कमर से ऊपर नंगा होकर पालथी मारे बैठा था। उसके मजबूत ऊपरी शरीर पर मसल्स देखे जा सकते थे। उसके काले छाती के बाल एक मर्दाना औरत रहे थे। मेरे जख्म भर गए हैं। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने राहत की सांस ली। अगर स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल फायर गू के खिलाफ लड़ता रहता, तो उन दोनों को भारी चोट आती, जिसकी वजह से वेनरेबल्स उनके लिए फिर से लड़ते। लेकिन जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के जख्म स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल से ज्यादा गंभीर थे। अगर वो हिस्सा न लेने का फैसला करता, तो वो मौका खो देता। लेकिन अगर वो ऐसे जख्मों के साथ जाता, तो वो नुकसान में रहता। कुछ समय पहले लाइट गू पर कंटेस्ट की वजह से जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल को डू वेनरेबल्स के प्रेशर का सामना करना पड़ा। उस अपने बेटे लाइट एम्परर को भी बचाना पड़ा, जिसकी वजह से उस आखिर में एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल बहुत पहले ठीक हो चुकी थी, जबकि जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल अभी अभी आराम पाया था। फांगज्यूगे के एक्शन की वजह से स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, जिसने स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल और ग्रेट लव इमॉर्टल वेनरेबल को ऑब्जर्व करना जारी रखने पर मजबूर कर दिया। इस तरह जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल को इससे फायदा हुआ।
ये एहसास जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के लिए बहुत जाना पहचाना था क्योंकि उसने अपने पिछले जीवन में भी इसका अनुभव किया था। वो एक लकपात कल्टिवेटर था जो अनिश्चितता अनसर्टेनिटी को एक्सप्लोर करता था। वो जितना ताकतवर होता जाता, ऐसी अनिश्चित सिचुएशंस उसके लिए उतने ही फायदे लाती। कुछ देर तैयारी करने के बाद जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने अपना लकपात इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव एक्टिवेट किया। लेकिन इस बार उसने वेनरेबल्स को नहीं बल्कि खुद को चेक किया। जब से स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने हेवनली कोर्ट के विजडम पाथ डाउ मार्क्स को रिफाइन किया, जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने दूसरों को चेक करने की संख्या कम कर दी। उसने खुद पर फोकस करना शुरू कर दिया। उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। मैंने रैंक 9 लाइट गू तो हासिल कर लिया, लेकिन मेरी किस्मत अभी भी खराब है। आखिर इस बैड लक की वजह क्या है? जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने माथे पर बाल डाले। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका कारण यह है कि रैंक 9 लाइट गू मुझे सूट नहीं करता? और तो और, वो इस वक्त जख्मी है और लाइट एम्परर के शरीर के अंदर पाला जा रहा है। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने अंदाजा लगाया। रैंक 9 लाइट गू जख्मी हो गया था जब फैंग युआन ने अपना ट्रिपल रिफाइनमेंट किलर मूव इस्तेमाल किया था। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के पास उस ठीक करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन लाइट एम्परर लाइट पाथ में ज्यादा स्पेशलाइज था। उसने इसका एक हाई सोल्यूशन सोचा। वो था अपनी लाइट बॉडी का इस्तेमाल करके यूज रिफाइन और नर्चर करना, आखिरकार लाइट गू को अपने विटल गू में बदलना, जिससे वो उसका इस्तेमाल कर सके। अगर ये एक नॉर्मल वाइल्ड रैंक 9 लाइट गू होता तो लाइट एम्परर के पास यूज रिफाइन करने का कोई तरीका ना होता। लेकिन लाइट गू जख्मी था, उसकी विल पर भारी असर पड़ा था। साथ हाई जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की मदद से लाइट एम्परर को सफलता की एक उम्मीद दिखी। इसके अपने नुकसान थे। एक लंबे समय तक लाइट एम्परर अपनी सारी हरकत खो देगा, उस खाने पीने में भी मदद की जरूरत पड़ेगी। लॉन्जेविटी हेवन ने तुरंत एक सूडो वेनरेबल बैटल स्ट्रेंथ एक्सपर्ट खो दिया। लेकिन लॉन्जेविटी हेवन कुछ और नहीं कर सकता था। वो लाइट गू को फैंग युआन को देकर यूज रिपेयर करने के लिए नहीं कह सकते थे। ये एक रैंक 9 इमॉर्टल गू था, जबकि फैंग युआन एक ऐसा इंसान था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। जायंट सुन और लाइट एम्परर इतने भी बेवकूफ नहीं थे कि फैंग युआन से मदद मांगते। अपनी खराब किस्मत को देखते हुए जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने बेबस होकर आह भरी। अगर मुझे लाइट गू के बजाय एक रैंक 9 लकपात इमॉर्टल गू मिला होता, चाहे वो कोई भी लकपात गू हो, तो सिचुएशन अब बहुत बेहतर होती। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल इस सिचुएशन से भी बहुत वाकिफ था। भले ही कई अचानक घटनाएं आखिर में उसके लिए फायदेमंद साबित होती थीं, लेकिन ज्यादातर समय वो ऐसी चीजें नहीं होती थीं जिनकी उस जरूरत होती थी। आखिरकार यह अनसर्टेनिटी थी, सर्टेनिटी नहीं। इस वक्त अगर जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के पास एक रैंक 9 लकपात इमॉर्टल गू होता, तो वो एक रैंक 9 इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव बना सकता था और पता लगा सकता था कि उसका सबसे बड़ा खतरा कौन था। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के पास रैंक 9 लकपात इमॉर्टल गू नहीं था, इसलिए जब उसने लॉन्जेविटी हेवन के डाउ मार्क्स से बढ़ाए गए एक इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव का इस्तेमाल किया, तो वो किस्मत का सिर्फ एक जनरल ट्रेंड हाई देख पाया। 3 वेनरेबल्स का कॉन्टेस्ट, बेहोश स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल का एए टैंक, फंग जियोगे जैसे सूडो वेनरेबल्स का दखल, और पर्दे के पीछे से दूसरे वेनरेबल्स की संभावित साजिशें। इस तरह की सभी किस्मतें आपस में उलझ गईं और जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल को स्पेसिफिक डिटेल्स देखने से रोक दिया। वो सिर्फ एक ट्रेंड ही देख पाया। रैंक 9 इमॉर्टल गू बहुत इंपॉर्टेंट था। ये एक क्वालिटेटिव चेंज का संकेत था। डाउ मार्क्स का एम्प्लीफिकेशन कितना भी ऊंचा हो जाए, वो सिर्फ एक क्वांटिटेटिव बूस्ट था। हो सकता है मैं इन 3 वेनरेबल्स में सबसे ज्यादा प्रोग्रेस वाला इंसान हूं। इस किस्मत को देखते हुए ये संभव है कि दूसरे वेनरेबल्स रैंक 9 लाइट गू की वजह से मुझ पर हमला करेंगे। इससे उनकी किस्मत मिलकर मेरी किस्मत को दबाएगी। ऑफ कोर्स एक और पॉसिबिलिटी है, कोई मुझसे आगे निकल गया है। मैं अपना एडवांटेज पहले ही खो चुका हूं। लेकिन अगर ऐसा है, तो वो कौन है जो इतनी गहराई में छिपा हुआ है? जैसे फैंग युआन ने फंग जियोगे और हेवनली कोर्ट के बारे में सोचते वक्त किया था, जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल भी सिर्फ अंदाजा लगा सकता था, वो तुरंत सच नहीं देख सकता था। ए फ्लैट जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल को लॉन्जेविटी हेवन छोड़कर नॉर्दर्न प्लेन्स के डाउ मार्क्स को रिफाइन करना जारी रखना था। नॉर्दर्न प्लेन्स के लकपात डाउ मार्क्स को पूरी तरह रिफाइन करने के बाद जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल अपने बेस को लॉन्जेविटी हेवन से पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स तक फैला देगा। इसके बहुत से फायदे थे। मिसाल के तौर पर, अगर जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल पर स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल और ग्रेट लव इमॉर्टल वेनरेबल ने फिर से हमला किया, तो यूज लॉन्जेविटी हेवन भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक वो नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर है,
यूज पावर का एम्प्लीफिकेशन मिलेगा। नेचुरली एम्प्लीफिकेशन लॉन्जेविटी हेवन में होने से कमजोर होगा, लेकिन ये 2 वेनरेबल्स को रेजिस्ट करने के लिए काफी होगा। उसी समय जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का नॉर्दर्न प्लेन्स पर कंट्रोल बढ़ जाएगा, वो खास तौर पर गु इमॉर्टल वंशजों को पाल पोस सकेगा। यूज एक बेशरम वेनरेबल के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो अपने स्टेटस की परवाह किए बिना हुआंग जिन ट्राइब्स का कत्ल आम कर सकता था, जिसे रोकने का जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के पास कोई अच्छा तरीका नहीं था। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल समझ गया था कि जैसे जैसे समय बीतेगा वेनरेबल्स और भी स्ट्रांग होते जाएंगे, और जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करेंगे इमॉर्टल एसेंस स्टोरेज भी और ज्यादा हो जाएगा। डेवलपमेंट के शुरुआती स्टेज में वेनरेबल्स के पास इमॉर्टल एसेंस की कमी थी। इस समय दुनिया के नेचुरल डाउ मार्क्स को रिफाइन करने का सबसे अच्छा मौका होगा। अगर उसने ये मौका गंवा दिया तो ये और भी मुश्किल हो जाएगा। अगर नेचुरल डाउ मार्क्स को रिफाइन करते वक्त किसी ने दखल दिया तो उनका प्रोग्रेस बहुत कम होगा। अगर दूसरे वेनरेबल्स ने पहल कर ली तो ये और भी बुरा होगा। मिसाल के तौर पर, अगर स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने पहले किसी एरिया के विजडम पाथ डाउ मार्क्स को रिफाइन कर लिया तो वहां उसकी ताकत बहुत ज्यादा हो जाएगी। इस वक्त अगर जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल अस एरिया के लक पाथ डाउ मार्क्स को रिफाइन करना चाहे और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने हमला कर दिया तो उसका सबसे अच्छा ऑप्शन पीछे हटना होगा। बेहोश स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल को छोड़कर 3 वेनरेबल्स में जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का सबसे साफ एडवांटेज था। उसने सबसे ज्यादा लक पाथ डाउ मार्क्स रिफाइन किए थे। एक बार जब वो नॉर्दर्न प्लेन्स के सारे लक पाथ डाउ मार्क्स रिफाइन कर लेगा तो वो दूसरे वेनरेबल्स को यहां रिफाइनमेंट की कोशिश नहीं करने देगा। चाहे वो स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल हो जो नॉर्दर्न प्लेन्स के विजडम पाथ डाउ मार्क्स रिफाइन करना चाहे, या फैंग युआन हो जो नॉर्दर्न प्लेन्स के रिफाइनमेंट पाथ डाउ मार्क्स रिफाइन करना चाहे, उन्हें जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के पूरे जोर से किए गए जवाबी हमले का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अब नेचुरल डाउ मार्क्स रिफाइन करने का सबसे अच्छा समय था। कुछ समय बाद डिफिकल्टी बहुत बढ़ जाएगी। इस कारण के अलावा एक और जरूरी राज था जो वेनरेबल्स को इन डाउ मार्क्स को जल्दी से रिफाइन करने पर मजबूर कर रहा था। वो ये था कि किसी को अपने सुप्रीम ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट लेवल को बनाए रखने के लिए दुनिया के सभी नेचुरल डाउ मार्क्स को पूरी तरह रिफाइन करना होगा। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल ने एक ठंडी आग निकली और दोनों हेवंस के जीवों का कत्ल आम किया, जबकि 3 वेनरेबल्स अपने अपने नेचुरल डाउ मार्क्स रिफाइन कर रहे थे। 5 रीजन्स के गु इमॉर्टल वर्ल्ड ने कुछ समय के लिए अस्थायी शांति का अनुभव किया। अनागिनत जानवरों के झुंड फ्यूज हुए दोनों हेवंस से भाग रहे थे, 5 रीजन्स में उतर रहे थे। 5 रीजन्स की सुपर फोर्सेस बेहद व्यस्त थीं, उन्हें अपने इलाकों की रक्षा के लिए बाहर निकलना पड़ रहा था। क्योंकि ज्यादातर जानवरों के झुंड बर्फीली आग से मारे गए थे, स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल का शरीर बढ़ता चला गया, उसका ऑरा भी अंत समुद्र की तरह हो पड़ा। कुछ समय बाद उसकी बर्फीली आग ने पूरे दोनों हेवंस को ढक लिया। जैसे हाई 3 वेनरेबल्स और 5 रीजन्स के अनागिनत जीवों ने देखा, नीली आग 2 दिन और रात तक जलती रही। फ्यूज हुए दोनों हेवंस में व्हाइट हेवन और ब्लैक हेवन के टुकड़े इस नीली आग में पिघल कर जुड़ गए, एक हो गए। एक नया स्वर्ग अस्तित्व में आ चुका था। लोगों ने यूज नाम दिया स्पेक्ट्रल हेवन। इमेमोरियल ब्लैक हेवन को फाउंडेशन बनाकर और व्हाइट हेवन को पूरी तरह से जीत कर अब्जॉर्ब करने के बाद स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल, जिसने ब्लैक हेवन की हेवनली स्पिरिट को निगल लिया था, नए स्वर्ग का शासक बन गया। उसका शरीर विशाल था, पिछले सूरज के बराबर। जैसे ही नीली आग धीरे धीरे स्पेक्ट्रल हेवन में बुझी, सिर्फ स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल का शरीर हाई जलता रहा, यहां तक कि उसके शरीर पर आग की सबसे छोटी चिंगारी भी दासियों फीट ऊंची थी। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल स्पेक्ट्रल हेवन में रोशनी का सबसे बड़ा सोर्स बन गया। वो हर समय एक ठंडी और सिहरान पैदा करने वाली मारने की नीयत निकालता, अपना ऑरा 5 रीजन्स तक फैलाता। ये एक ऐसा बदलाव था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। अपने पिछले जीवन के 500 सालों में भी फैंग युआन ने ऐसी घटना नहीं देखी थी। पूरे गु कल्टिवेशन वर्ल्ड का माहौल धीरे धीरे स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल द्वारा बदला जा रहा था। लाइट पाथ दब गया था जबकि डार्क पाथ को बढ़ावा मिल रहा था। पूरी दुनिया में झगड़े और मौत उत्पन्न होने लगे। गु मास्टर्स सहित ज्यादातर जीव इस विशाल मारने की नीयत के प्रभाव से बच नहीं पाए। पूरी दुनिया में सोल बीस्ट दिखने लगे। उसी समय हेवंस विल भी स्टेबलाइज हो गई। ईस्टर्न सी, एक रैंक 5 फीमेल गु मास्टर ने स्पेक्ट्रल हेवन और उसके बीच में मौजूद विशाल आकृति को देखा। उसने कुछ देर तक देखा और फिर तेजी से अपना सिर झुका लिया, अपनी नजर पूरी तरह से हटा ली। बस इस थोड़े से समय में उसके दिल में मारने की नीयत उसकी सीमा तक जमा हो गई थी, लगभग उसकी सहन शक्ति से ज्यादा।
अगर मारने की नियत अस पर हावी हो जाती तो यूज शांत होने के लिए एक कतलर ए आम करना पड़ता। वो फीमेल गू मास्टर बहुत बूढ़ी थी। वो तिरबे 93 साल की थी। उसका नाम हुआ बेनकू था। उसने अभी अभी ईस्टर्न सी के हुआ क्लैन के लीडर का पद छोड़ा था। उसने जानबूझकर स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल को देखा था। मारने की नियत के खत्म होने के बाद उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी कोशिश शुरू की। इमोर्टल असेंशन। पहला कदम, एपेचा तोड़ना। स्वर्ग और पृथ्वी की हो पड़ी और महान आफतें और मुश्किलें बनाई। हुआ बेनकू का चेहरा गंभीर था। भले ही उसके पास हुआ क्लैन द्वारा दी गई जानकारी थी, अब आफतों और मुश्किलों का सामना करते हुए वो अंदर से अभी भी हिली हुई थी। दूसरा कदम, ची लेना। स्वर्ग, पृथ्वी और मनुष्य की ने हुआ बेनकू को घेर लिया। उसने तीनों की को बैलेंस करने की कोशिश करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसी समय नेचुरल इंस्पिरेशन हुआ। बहरी आफतों और मुश्किलों के बारे में हुआ क्लैन के गू इमॉर्टल्स ने उसकी रक्षा के लिए कार्यवाही की। ये एक सुपर फोर्स होने का फायदा था। तीसरा कदम, गू डालना। उसका विटल गू टीन की के गुच्छे में रखा गया। एक धमाका हुआ, एक नई छोटी सी दुनिया बन गई। इस समय हुआ बेनकू का रैंक 6 इमॉर्टल एपेचर बन गया था। उसकी इमॉर्टल असेंशन सफल हुई। एक हाई ग्रेड ब्लेस्ड लैंड। एक वाइटल इमॉर्टल गू को रिफाइन करने के लिए कोई एक्स्ट्रा स्वर्ग और पृथ्वी की नहीं थी। लेकिन हुआ बेनकू संतुष्ट थी। वो बड़ी मुश्किल से शांत हो पाई। नेचुरल इंस्पिरेशन के दौरान उस बहुत फायदा हुआ था। उसके जीवन भर की जमा पूंजी में उसका सबसे प्राउड किलर मूव शामिल था। यूएस में एक क्वालिटेटिव बदलाव आ गया था और वो एक इमॉर्टल किलर मूव बन गया था। जब तक वो इस मूव का इस्तेमाल करती, वो एक इमॉर्टल गू हाउस के ऊपर बैठकर रो सकती थी। इससे टारगेट को भारी नुकसान होता और अंदर मौजूद गू इमॉर्टल्स की रेपुटेशन भी कम हो जाती। स्पेक्ट्रल हेवन के बनने के बाद वो धीरे धीरे स्टेबल हो गया। जो जानवरों के झुंड पहले भाग गए थे वो वापस आ गए और फिर से नए स्वर्ग में रहने लगे। सभी अलग अलग ग्रोटो हेवंस के प्रवेश द्वार मजबूती से बैंड वो हर एक जगह पर कंडेंस हो गए थे। भले ही कुछ नुकसान हुआ था, लेकिन वो कम से कम बचने में कामयाब रहे थे। भले हाई स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल का स्पेक्ट्रल हेवन पर प्रभुत्व था, वो शायद ही कभी हिलता था। टू हेवंस के ग्रोटो हेवंस ने अपने प्रवेश द्वार खोलने और बाहर की दुनिया से जुड़ने की कोशिश नहीं की, वरना यह संभव था कि स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल उनके पास आ सकता था। फैंग युआन, स्टार कॉन्स्टलेशन और जायंट सन नेचुरल डाउ मार्क्स को रिफाइन करने में व्यस्त थे। वो एक दूसरे से प्रतियोगिता कर रहे थे जबकि वो एक और डेडलॉक में फंस गए थे। जबकि वेनरेबल्स ने लड़ाई रोक दी थी और सबको कुछ राहत मिली, बड़ी संख्या में गू इमॉर्टल सीड्स ने इमॉर्टल असेंशन की कोशिश के लिए तैयारी शुरू कर दी। सेंट्रल कॉन्टिनेंट, हेवनली लोटस सेक्ट का हेडक्वार्टर्स। न्यू वाई फर्स्ट सुप्रीम एल्डर को प्रणाम करता है। एक नए एडवांस हुए रैंक 6 गू इमॉर्टल ने जमीन पर घुटने टेके और प्रणाम किया। हेवनली लोटस सेक्ट के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने सिर हिलाया और मू हुआई को प्रोत्साहन के कुछ शब्द कहे। फिर अपने पास खड़े इमॉर्टल से कहा, वू जांग, तुमने मू हुआई को पाला पोसा है तो अब उसके लिए अरेंजमेंट्स भी तुम ही करोगे। समझ गया, वू जांग ने जवाब दिया और मू हुआई को हॉल से बाहर ले गया। वू जांग हेवनली लोटस सेक्ट का 5वां सुप्रीम एल्डर था। बहुत पहले उसने अपने नाम से सेंट्रल कॉन्टिनेंट में 5 वर्च्यूज सेक्ट बनाया था। 5 वर्च्यूज सेक्ट में 5 वर्च्यूज एल्डर्स उनमें से म्यू हुआई वुड वर्च्यू एल्डर था। इस बार उसने इमॉर्टल असेंशन से गुजरने का रिस्क लिया और सफल रहा, एक मीडियम ग्रेड ब्लेस्ड लैंड हासिल किया। वू जांग यूज हेवनली लोटस सेक्ट लड़ाया, यूज फर्स्ट सुप्रीम एल्डर की स्वीकृति मिल गई। ए फ्लैट से न्यू वाई वू जांग के फैक्शन का मेंबर था। कुछ दिनों बाद नॉर्दर्न प्लेन्स में एक इमॉर्टल असेंशन अभी अभी खत्म हुई थी। उयांग बाईसंग का सिर्फ आधा शरीर ही बचा था, लेकिन वो जैसे तैसे बच गया था। सेकंड ब्रदर, तुम कामयाब हो गए, मो शी क्वांग ने जोर से चिल्लाया और उत्साह से आगे दौड़ा। उयांग बाईसंग बस मुस्कुरा सका क्योंकि वो बोल नहीं सकता था। उसने लियू वेनवू की तरफ एक आभारी नजर से देखा। अगर लियू वेनवू की मदद ना होती तो उयांग बाईसंग यकीनन मर जाता। अभी सब लियू वेनवू के इमॉर्टल किलर मूव की वजह से उयांग बाईसंग बचने में कामयाब रहा। लियू वेनवू कभी लियू ट्राइब का गू इमॉर्टल सीट था। वो उयांग बाईसंग और मो शी क्वांग का सगा भाई था। उन्होंने इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था। लियू वेनवू पहले से हाई एक गू इमॉर्टल था। उसकी मदद से उयांग बाईसंग भी सफल हो गया। लियू वेनवू समझ गया कि उयांग बाईसंग क्या सोच रहा था। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, सेकंड ब्रदर, जाओ और आराम करो। मेरे होते हुए तुम सुरक्षित रहोगे। उयांग बाईसंग के पास सिर हिलाने की भी ताकत नहीं थी।
उसने अपनी इल्म बैंड की ओर सो गया। यह दिखाता था कि यूज ल्यू वेन वू पर कितना भरोसा था। बिग ब्रदर, सेकंड ब्रदर इमॉर्टल असेंशन में पहले ही सफल हो चुका है, मैं भी कर सकता हूं। तुम मेरी मदद कब करने वाले हो? मैं भी ट्राई करना चाहता हूं। मो शी क्वांग ने एक गरम नजर दिखाई और चिंतित लहजे में बोला। ल्यू वेन वू ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, थर्ड ब्रदर, शांत हो जाओ। तुमने देखा है कि तुम्हारे सेकंड ब्रदर के साथ क्या हुआ। इमॉर्टल असेंशन बहुत खतरनाक है। वो तीनों की को बैलेंस करने में लगभग फेल हो गया था और लगभग पूरी तरह फेल हो गया होता। सिर्फ मेरी मदद से अनाप्रतीक्षित इमॉर्टल असेंशन की ए फाटन और मुश्किलों से गुजरने की कोशिश करना बहुत ही अविश्वसनीय है। हम इस बार किस्मत वाले थे क्योंकि आफतें और मुश्किलें मेरी सहमता के अंदर थीं। लेकिन तुम्हें यह जानने की जरूरत है कि हर तरह की मुश्किलें होती हैं। जब तुम इमॉर्टल असेंशन से गुजरोगे तो हो सकता है हम इतने किस्मत वाले ना हों। यह मो शी क्वांग ने अपना सिर खुजलाया। ल्यू वेन वू ने आगे कहा, चलो तुम्हारे सेकंड ब्रदर के कल्टिवेशन लेवल के स्टेबलाइज होने का कुछ समय इंतजार करते हैं। एक बार जब उसके पास कुछ इमॉर्टल मेथड्स आ जाएंगे तो हम मिलकर तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वो ज्यादा सुरक्षित होगा। भाई, तुम सही कह रहे हो, मैं इंतजार करूंगा। मो शी क्वांग ने शब्दों से सहमति जताई और अपना फैसला बदल लिया। लेकिन वो नहीं जानता था कि ल्यू वेन वू अंदर आ भर रहा था। बहुत पहले ल्यू वेन वू सिर्फ एक गू मास्टर था। उसके पास इतनी दूर की दृष्टि नहीं थी, इसलिए वो मो शी क्वांग का सगा भाई बन गया। लेकिन एक गू इमॉर्टल बनने के बाद यूज एहसास हुआ कि दुनिया पर इंसानों का राज था। सभी वेरिएंट ह्यूमंस को अलग थलग कर दिया गया था। मो शी क्वांग की इनकमान आइडेंटिटी और भी ज्यादा संवेदनशील होती जा रही थी। जब ल्यू वेन वू ने उयांग बाईसंग को एक इमोर्टल बनने में मदद की तो वो ल्यू ट्राइब का एक्सटर्नल सुप्रीम एल्डर बन जाएगा। वो ल्यू वेन वू का समर्थक होगा और उसके साथ उसी पॉलिटिकल साइड पर खड़ा होगा। भले ही उयांग बाईसंग एक शुद्ध इंसान था, ल्यू ट्राइब के दूसरे फैक्शंस ने फिर भी अन पर हमला किया। ल्यू वेन वू ल्यू ट्राइब के अपने गू मास्टर्स को पालने पोसने के बजाय एक बाहरी सदस्य की मदद क्यों कर रहा था? अगर मो शी क्वांग ल्यू वेन वू की मदद से एक इमोर्टल बन जाता तो ये और भी खराब सिचुएशन होती जब वो उसके पॉलिटिकल फैक्शन का मेंबर बन जाता। ये दूसरे फैक्शंस के लिए निशाना साधने की एक कमजोरी होगी। कभी कभी ल्यू वेन वू सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 महान प्राची सेक्ट्स से जेएलएन महसूस करता था। इन प्राची सेक्ट्स के सुप्रीम एल्डर्स सेंट्रल कॉन्टिनेंट के रिसोर्स पॉइंट्स को इकट्ठा करने और बांटने के लिए अपने पर्सनल नामों से अपने सेक्ट्स बना सकते थे। अगर वो गू इमोर्टल्स को पाल पोसने में कामयाब होते तो वो उनके अधीन या साथी बन जाते। यह सेंट्रल कॉन्टिनेंट को कंट्रोल करने के लिए 10 महान प्राची सेक्ट्स द्वारा एक बेहतरीन पॉलिटिकल मेथड था। लेकिन यह सुपर क्लैन प्रधान रीजन्स में काम नहीं कर सकता था। अपनी खुद की फोर्स बनाना बहुत बड़ा ताबू था। जैसे कि जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के जीवन काल में वो एक वंशानुगत राजशाही चाहता था। वो पूरी दुनिया को एक करना और उस पर राज करना चाहता था। ईस्टर्न सी की हुआ बेनकू, सेंट्रल कॉन्टिनेंट का म्यू वाई और नॉर्दर्न प्लेन्स का उयांग बाईसंग। सुपर फोर्सेस के गहरे फाउंडेशन के साथ वो इमॉर्टल असेंशन के पीछे के राज जानते थे। इसलिए उनके कई गू इमॉर्टल सीड्स तेजी से इस मौके का इस्तेमाल कर एसिड कर रहे थे। सदर्न बॉर्डर। ओह नहीं! यी पेंग का चेहरा गंभीर था। उसने देखा कि स्वर्ग, पृथ्वी और मनुष्य की अपना बैलेंस खो रही थी। की के गुच्छे के अंदर गू मास्टर यी चोंग इमॉर्टल असेंशन में फेल हो गया। जब तक 3 की का गुच्छा बिखरा, वो लगभग एक लाठी में बदल गया था। उसके हाथ पैर जा चुके थे। उसका पूरा शरीर एक खूनी मंजर था। आफतों और मुश्किलों का सामना तो साथी कर सकते थे, लेकिन 3 की को बैलेंस करना एक ऐसी चीज थी जिसे सिर्फ गू मास्टर हाई हैंडल कर सकता था। कोई और मदद नहीं कर सकता था। साई, तुम नेचुरल इंस्पिरेशन में बहुत ज्यादा डूब गए थे। मैंने पहले ही कहा था कि लालची मत बानो। यी पेंग यी चोंग के पास उतरा और अफसोस से आह भरी। यी चोंग हिला नहीं। कुछ सांस के बाद वो मर गया। आधे महीने बाद सेंट्रल कॉन्टिनेंट के एक अनजान पहाड़ पर बेन ड्यूओ ये इमॉर्टल असेंशन में सफल रहा। मैं आखिरकार एक रैंक 6 गू इमॉर्टल बन गया। उसके मन में मिश्रित भावनाएं थीं। जबकि उस खुशी और उत्साह महसूस हो रहा था, अफसोस भी था। आफतों और मुश्किलों का सामना करते हुए और 3 की को बैलेंस करते हुए उसने नेचुरल इंस्पिरेशन का मौका छोड़ दिया था। बेन ड्यूओ यी का मास्टर यू म्यू चुन था, एक रिफाइनमेंट पाथ क्वाजी ग्रेट ग्रैंड मास्टर और शैडो सेक्ट का मेंबर भी। इस पहलू से बेन ड्यूओ यी भी शैडो सेक्ट का एक बचा हुआ हिस्सा था। यू म्यू चुन ने उसके अनोखे टैलेंट की वजह से चुना था। बेन ड्यूओ ये एक एवरेज हेरी मन से ज्यादा होशियार था। उसके विचार साफ थे और वो बुद्धि के मामले में इंसानों से कम नहीं था।
ये सफल इमॉर्टल असेंशन ने यह भी साबित कर दिया कि यूम्यूचुन के पास दूर की दृष्टि थी। सफाई करने के बाद बेन ड्यूओई तेजी से पहाड़ छोड़कर चला गया। कुछ ही देर बाद एक गु इमॉर्टल उस जगह पर पहुंचा। यही है। स्टार अरे कैलकुलेशन फॉर्मेशन ने दिखाया कि यहां किसी ने ट्रिब्यूलेशन का सामना किया है। ओह, लगता है एक अकेला कल्टीवेटर है। जांच पड़ताल करने के बाद इस गु इमॉर्टल को कुछ और साफ सुराग मिले। उसकी ऊँग चमकने लगी। अकेले कल्टीवेटर्स की इमॉर्टल असेंशन बहुत मुश्किल थी, क्योंकि वो सफल हुए, इसका मतलब था कि वो बहुत कीमती थे। अगर मैं इस व्यक्ति को सफलतापूर्वक रिक्रूट कर सका तो मुझे बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे। ये व्यक्ति भविष्य में मेरे फैक्शन में भी हो सकता है। जहां लोग होते हैं वहां लाभ के लिए प्रतियोगिता होती है, जिससे संघर्ष होता है। जब तक एक सेक्ट के अंदरूनी संघर्ष को अच्छी तरह से मैनेज किया जाता है, ये कमजोर को हटाने और मजबूत को पालने का एक बेहतरीन सिस्टम होगा। सेक्ट के बड़े अधिकारी ये देखने के इच्छुक थे, लेकिन इस गु इमॉर्टल को नहीं पता था कि ट्रिब्यूलेशन से गुजरने वाला व्यक्ति इंसान नहीं बल्कि एक हेरी मन था। बेन ड्यूओई की इमॉर्टल असेंशन अनागिनत दूसरों में से एक थी। पहले 5 रीजन्स की सुपर फोर्सेस के गु इमॉर्टल सीड्स ने अपनी कोशिशें की। बाद में अकेले इमॉर्टल्स और डिमोनिक कल्टिवेटर्स ने भी ट्री किया। धीरे धीरे इमॉर्टल असेंशन का एक ट्रेंड सा बन गया। इमॉर्टल असेंशन के ट्रेंड में राइचस पाथ, डिमोनिक कल्टिवेटर और यहां तक कि अकेले कल्टिवेटर्स भी शामिल थे। बेन ड्यूओई जैसे कई अकेले कल्टिवेटर्स उभरे और खुद को दिखाया, अपनी उपस्थिति से दुनिया को हैरान कर दिया। 5 रीजन्स की सुपर फोर्सेस भी शामिल थीं। सुपर फोर्सेस के बीच कुछ छिपी हुई प्रतियोगिता भी थी। टाई क्लैन की टाई रुओ नन एक रैंक 6 मेटल पाथ गु इमॉर्टल बन गई। शैंग क्लैन की शांग शिन सियाई अपनी इमॉर्टल असेंशन में सफल रही। वेस्टर्न डेजर्ट के लिन क्लैन के डूगू मास्टर्स एक हाई समय में इमॉर्टल्स बन गए। ईस्टर्न सी का नन गोंग क्लैन पीछे नहीं रहा। सिर्फ 7 दिनों में डूगू मास्टर्स ने रिस्क लिया और सफल हुए। अन दोनों को काफी फायदा हुआ। इसके बाद सदर्न बॉर्डर के टाई क्लैन ने फिर से खुशी की खबर फैलाई। पुनर्जीवित टाई म्यूबाई और टाई बाईची दोनों हाई अपनी इमॉर्टल असेंशंस में सफल रहे। जिस चीज ने 5 रीजन्स के गु इमॉर्टल वर्ल्ड को सबसे ज्यादा चौंकाया वो था सदर्न बॉर्डर का वू क्लैन। वू क्लैन के जोंग यी, वू शेंटोंग, डिवाइन डॉक्टर शेंगशो, वे शेंजिंग और दूसरे रैंक 6 गु इमॉर्टल्स बन गए। कुल मिलाकर 9 लोग कामयाब हुए। यह 5 रीजन्स में नंबर 1 रिकॉर्ड था। वू क्लैन में पहले गु इमॉर्टल्स की कमी थी, लेकिन वू योंग के सुधार के तहत उन्होंने बड़ी संख्या में बहरी एल्डर्स को शामिल किया। इन गु इमॉर्टल्स की मौजूदगी से वू क्लैन तुरंत सदर्न बॉर्डर की सुपर फोर्स बन गया, जिसके पास सबसे ज्यादा गु इमॉर्टल्स थे। तुरंत विभिन्न फोर्सेस से हर तरह के बधाई पत्र, ट्रेजर, येलो हेवन या इंफॉर्मेशन पाथ गु वॉर्म्स के जरिए वू योंग को भेजे गए। वू क्लैन को बहुत फेम मिला, लेकिन वू योंग ने बिना खुश हुए बस ठंडी हंसी हंसी। ये जश्न तो बस वेनरेबल्स के राज में आने वाले अराजक फ्यूचर के लिए खुद को दिलासा देने का एक तरीका है। तो क्या हुआ अगर हमारे पास ज्यादा गु इमॉर्टल्स हैं? क्या हम सुरक्षित रह सकते हैं? वेनरेबल्स के सामने हम सब चींटियां हैं। इसके अलावा संख्या के मामले में हेवनली कोर्ट, लॉन्जेविटी हेवन और हेवन एंड अर्थ ग्रेट लव अलायंस के पास यकीनन सबसे ज्यादा इमॉर्टल असेंशंस हैं। वो बहुत बड़े हैं और उनके नीचे बहुत सारी सुपर फोर्सेस हैं। वू योंग सिचुएशन से पूरी तरह वाकिफ था। वो जानता था कि असली परीक्षा सफल इमॉर्टल असेंशंस की संख्या नहीं थी, ये वो बड़ा प्रभाव था जो ये नए बहरी सुप्रीम एल्डर्स वू क्लैन में शामिल होने के बाद पैदा करेंगे, जब वो समय के साथ स्थापित हो चुके पारंपरिक फैक्शंस के खिलाफ जाएंगे। वू क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर के रूप में वू योंग को क्लैन की स्थिरता बनाए रखने की जरूरत थी। अगर बहुत ज्यादा अंदरूनी संघर्ष होते तो वो खुद को कमजोर कर लेते। इस केस में हो सकता है वो इस बदलाव को लागू ही ना करता। सेंट्रल कॉन्टिनेंट। सियो ची जिंग आसमान से उतरा। उसके सफेद चोगे पर थोड़ी धूल थी। उसकी आईब्रोज तलवार की तरह तेज थीं। उसका शरीर एक भाले की तरह सीधा था। उसके चेहरे पर ठंडे भाव दी और उससे एक अजीब सा घमंड झलक रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। गु इमॉर्टल सियो बाय होंग ने हेस्ट हुए अपनी दाढ़ी सहलाई, सियो ची जिंग को एक प्रशंसा भरी नजर से देखते हुए, जैसा कि मेरे प्यारे पादपोते से उम्मीद थी। तुमने बिना किसी बहरी मदद के इमॉर्टल असेंशन पार कर ली। सियो ची जिंग ने जवाब दिया, ग्रेट ग्रैंडफादर, इसमें गर्व करने जैसी कोई बात नहीं है। कई अकेले कल्टिवेटर्स ये कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? रैंक 6 तो बस शुरुआत है। हा, खूब कहा। सियो बाय होंग की हंसी और भी जोर से हो गई। इसके बाद सियो ची जिंग ने ह्यूमन पाथ के बाकी 9 बच्चों से पूछा, क्या
सन युआन हुआ, गु टिंग और बाकी लोग रैंक 6 गु इमोर्टल्स बन गए, लेकिन उन्होंने अपने विटल गु को इमोर्टल गु में रिफाइन नहीं किया। ही वो सच में कचरा हैं। दूसरों से अलग ह्यूमन पाथ के दास बच्चों की इमोर्टल असेंशन को गुप्त रखा गया था। वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट में ह्यूमन पथ को डेवलप करने की कुंजी दी। वो ह्यूमन पाथ के भविष्य के स्तंभ थे। जब तक वो एक सर्टेन लेवल तक बढ़ नहीं जाते, उन्हें सुरक्षित रूप से बढ़ने देना बेहतर था। पूरी दुनिया में कुछ अपनी इमोर्टल असेंशन में सफल हुए, कुछ रिस्क लेते हुए मर गए। कुछ ने अपने पूर्वजों को गर्व महसूस कराया, उनके नाम पूरी दुनिया में फैल गए, जबकि कुछ चुप रहे और मेहनत से डेवलप हुए, लो प्रोफाइल बनाए रखा। कुछ ने इमोर्टल असेंशन की कोशिश नहीं की, जैसे फंग जिन हुआंग। कुछ के पास तो कोशिश करने की योग्यता भी नहीं थी, जैसे कि सदर्न बॉर्डर के शियाचा और बाशिबा। कुछ ऐसे भी द जो इमोर्टल असेंशन से गुजरने की तैयारी कर रहे थे, जैसे वेस्टर्न डेजर्ट का मोली और सॉवरेन इमोर्टल एपेचर का गु यू फैंग शियांग। चैप्टर एंड।